माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 बायोलॉजी का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न हमारा क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। तो ए ऑप्शन है सेब, बी ऑप्शन है स्ट्रॉबेरी, सी ऑप्शन है अखरोट और डी ऑप्शन है आम। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आभासी फल नहीं है। तो जो आम है ये आभासी फल नहीं है। क्यों आभासी फल नहीं है, देखिए क्योंकि देखिए आभासी फल एक ऐसा फल है जिसमें गूदे का हिस्सा अंडाशय से नहीं बल्कि गूदे के बाहर कुछ आसन्न ऊतक से निर्मित होता है, जिसे आभासी फल कहते हैं। उदाहरण के लिए स्ट्रॉबेरी, अनानास, सेवा सपाती आदि। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दोहरा निषेचन होता है। ए ऑप्शन है, देखिए ए ऑप्शन है प्रोकाल में, बी ऑप्शन है कवक में, यहाँ पे रहेगा शैवाल, यहाँ पे शैवाल रहेगा। तो शैवाल में बी ऑप्शन है कवक में, सी ऑप्शन है अनावृत बीजी पौधों में यानी कि जिम्नोस्पर्म में, और डी ऑप्शन है आवृत बीजी पौधों में यानी कि एंजियोस्पर्म में। तो जो दोहरा निषेचन होता है ये होता है आवृत बीजी पौधों में यानी एंजियोस्पर्म में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। देखिए कैसे सही होगा, यहाँ पे देखिए आवृत बीजी पौधों में दोहरा निषेचन यानी निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का अंड कोशिका से मिलकर द्विगुणित युग्मक बनाना तथा द्विगुणित केंद्रक का नर युग्मक से संलयन द्विनिषेचन कहलाता है। ये आवृत बीजी पौधों में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्त्रियों में आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यतया होता है। जो आवर्त चक्र होता है कब होता है, देखिए ए ऑप्शन है 10 से 11 दिनों का, बी ऑप्शन होता है 28 से 29 दिनों का, सी ऑप्शन है 25 से 26 दिनों का और डी ऑप्शन है 17 दिनों का। तो देखिए जो स्त्रियों का आवर्त चक्र होता है ये होता है 28 से 29 दिनों का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा बी सही हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए स्त्रियों में आवर्त चक्र अनिषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार छोड़कर रक्त के रूप में बाहर आना रज्जु स्त्राव या फिर रज्जु धर्म कहलाता है, रज्जु धर्म कहलाता है। या फिर मासिक चक्र 28 दिन के अंतराल या फिर प्रत्येक माह में होता है। यह प्रक्रिया 4 से 5 दिन तक चलती है। स्त्रियों में आवर्त चक्र एक जैविक प्रक्रिया है जिसका काल 28 से 29 दिन का होता है। 28 से 29 दिन में यह होता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है एंड्रोजेंस स्रावित होता है। तो देखिए ए ऑप्शन है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, बी ऑप्शन है सटोली कोशिकाओं द्वारा और सी ऑप्शन है स्पर्मेटिड्स द्वारा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो एंड्रोजन स्रावित होता है वो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए एंडोजेंस कई हार्मोनों का समूह है, कई हार्मोनों का क्या है समूह है। ये हार्मोन किस ये हमें जो अरे कहाँ पे टिस्ट जो होता है, यहाँ पे देखिए टेस्टी जो इसकी इंग्लिश होती है में पाई जाती है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा क्या होती है स्रावित होती है। तो इस प्रकार से होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन, क्या पुरुष से संबंधित है। ए ऑप्शन है वैक्सेटोमी, बी ऑप्शन है गोलियों और सी ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी और फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो पुरुष से संबंधित है वो है वैक्सोटोमी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ए सही हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए वैसेक्टोमी यानी कि वैसेक्टोमी पुरुषों में नसबंदी, जैसे कि ट्यूबेक्टोमी महिला में होती है और फिर
जो वैक्सेक्टोमी होता है पुरुषों में होता है। यह परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि शुक्राणु को प्रत्यक्ष रूप से अंडे में प्रवेश करने की तकनीकों को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है ICSI, बी ऑप्शन है ZIFT गिफ्ट, और सी ऑप्शन है ICSS, और डी ऑप्शन GIFT गिफ्ट। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, शुक्राणु को प्रत्यक्ष रूप में अंडे में प्रवेश करने की तकनीकों को कहते हैं ICSI। देखिए क्या होता है ये, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे देखिए, ICSI अंतः कोशिकीय शुक्राणु निरपेक्ष है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अनिषेक जनन होता है। तो ए ऑप्शन है मधुमक्खियों में, बी ऑप्शन है मेढक में, और सी ऑप्शन है छिपकली में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अनिषेक जनन होता है मधुमक्खियों में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैसे होता है, देखिए मधुमक्खियों की कॉलोनी में 3 प्रकार की मक्खियाँ होती हैं, नर मक्खी, रानी मक्खी, श्रमिक मक्खी। रानी मक्खी एवं श्रमिक मक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है। जो नर और सॉरी रानी मक्खी और श्रमिक मक्खी जो होती है निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है। मक्खी में अनिषेचित अंडों से उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से ये मधुमक्खियों में होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि श्वेत यानी सफेद रुधिर कणिकाओं की अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप क्या होता है। मतलब उनका जो उत्पादन होता है, अति उत्पादन के परिणामस्वरूप क्या होता है, उनका जब अधिक उत्पादन हो जाता है तो क्या होता है। तो देखिए क्या है, थ्राम्बोसाइटोपिनिया, दूसरा है ल्यूकीमिया, और तीसरा है सी हीमोफीलिया, और डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे सभी जो हमारा सही ऑप्शन होगा कि श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो होता है ल्यूकीमिया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए ल्यूकीमिया श्वेत रुधिर कणिकाओं की अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है, जिसे रक्त का कैंसर भी कहते हैं। जब सफेद रक्त कणिकाएं अधिक उत्पन्न हो जाती हैं तो ये रोग होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मंगोली जड़ता किसके कारण होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन ए है लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता के कारण, बी ऑप्शन है 21 जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता, और सी ऑप्शन लिंग गुणसूत्रों की एकाध सूत्रता, और डी ऑप्शन है 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाध सूत्रता। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाध सूत्रता। तो देखिए उत्तर 21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्रों की सूत्रता से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभन प्रकूट है। प्रारंभन प्रकूट क्या है, तो देखिए प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ए ऑप्शन है AUG यानी एडनिन जो होता है एडनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरोसिल होता है, तो एडनिन यूरोसिल और ग्वानिन। दूसरा है UAG, सी है UGA, और डी है UAA। तो देखिए जब प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभन कूट जो होता है वो होता है AUG एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। उत्तर देखिए AUG प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभन प्रकूट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है। तो ए ऑप्शन है DNA और RNA, बी ऑप्शन है केवल DNA, सी ऑप्शन है केवल RNA, और डी ऑप्शन है DNA एवं RNA। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर डी, DNA और RNA विषाणु अनुवांशिक पदार्थ है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है। तो ए ऑप्शन है हार्थिन के, और बी ऑप्शन है नाइट्रेलियाई मासुंगियाल, और सी ऑप्शन है जलीय स्थनी, और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियाई अपरास्थानी। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई अपरास्थनी। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जातियों एवं प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होता है, जो धीरे धीरे
अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में फैल जाता है। विकास के इस प्रक्रम को अनुकूली विकिरण कहते हैं। उपरोक्त में ऑस्ट्रेलियाई अपरास्थनी को छोड़कर सभी इसके उदाहरण हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है। ए ऑप्शन है यूक्रोमेटिन से, बी ऑप्शन है हेट्रोक्रोमेटिन से, और सी ऑप्शन है ए व बी दोनों से, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो गुणसूत्रों का निर्माण होता है वो होता है, किससे होता है? गुणसूत्रों का निर्माण यूक्रोमेटिन एवं हेट्रोक्रोमेटिन दोनों से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गुणसूत्रों का यूक्रोमेटिन एवं हेट्रोक्रोमेटिन दोनों से होता है। ये माता के कप के जीन्स में लगे होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि डेंगू यानी हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। तो ए ऑप्शन है क्यूलेक्स, बी ऑप्शन है एडीज, और सी ऑप्शन है एनोफेलिज, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो डेंगू हड्डी तोड़ बुखार है इसका जो वायरस होता है ये होता है एडीज, मादा एडीज मच्छर होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए डेंगू एक वायरस है, डेंगू बुखार जो है एक वायरस है जो मुख्य रूप से मादा एडीज इजिप्टी नामक मच्छर द्वारा फैलता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि टाइफाइड के रोगजनक का नाम है। ए ऑप्शन है एक्सेरिक्स, एस्केरिस्क, और फिर बी ऑप्शन है साल्मोनेला, सी ऑप्शन है लैक्टोजन, और डी ऑप्शन है अमीबा। तो देखिए जो टाइफाइड का रोगजनक होता है साल्मोनेला टाइफी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। विषाणु दूषित भोजन या पानी में जीवाणु को पीने या खाने से ग्रहण किया जाता है। इसकी खोज एंटोनी फेयरल्यूवेनहॉक ने की थी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दही का निर्माण किन बैक्टीरिया के कारण होता है। देखिए ए ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, बी ऑप्शन है लैक्टोजन, और सी ऑप्शन है माइक्रोबैक्टीरियम, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए देखिए कैसे, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टोबैसिलस। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। यहाँ पे देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक वंश है। ये रॉड के आकार के होते हैं और इन्हें किण्वित खाद्य पदार्थों और पूरक आहार में पाया जा सकता है। ये लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो कि दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने का कारण है। जो पाव रोटी आप देखते होंगे, पाव जो होता है ब्रेड जिसे कहते हैं, वो देखिए फूला हुआ रहता है। तो उसको जो फूला हुआ रहता है वो किस गैस के कारण फूला हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है O2 यानी कि ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, और डी ऑप्शन है NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, जो बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ भाग होता है ये होता है CO2 गैस के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप CO2 गैस उत्पादन के कारण होता है। इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी। तो ए ऑप्शन है प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियेज एंजाइम, बी ऑप्शन है डीएनए लाइगेज, सी ऑप्शन है डीएनए गाइरेज, और बी ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सही ऑप्शन होगा प्रतिबंधन अंडा न्यूक्लियेज एंजाइम। जो जीन की अभियांत्रिकी की नींव की खोज की एंजाइम की खोज से पड़ी वो पड़ी प्रतिबंधन अंधा न्यूक्लियेज एंजाइम से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रतिबंधन एंजाइम की खोज लगभग 1960 से 70 ईस्वी के मध्य हुई। वर्नर अर्बर हैमिल्टन ओ स्मिथ एवं डेनियल नाथन्स ने इस खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
बैक्टीरियोफेज पर शोध करते हुए बर्नर ने देखा कि बैक्टीरियोफेज कई टुकड़ों में विभाजित हो गया। अर्बर ने मत प्रस्तुत किया कि बैक्टीरियोफेज के विखंडन में किसी भी प्रकार का एंजाइम शामिल हो सकता है। लिन एवं अर्बर ने सफलतापूर्वक इस एंजाइम को बैक्टीरियोफेज से पृथक किया। वर्ष 1978 में अर्बर, स्मिथ एवं नाथन्स को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है। तो ए ऑप्शन है डीएनए के पुनर्योगज अणु, बी ऑप्शन है आरएनए के पुनर्योगज अणु, और सी ऑप्शन है डीएनए तथा आरएनए दोनों के पुनर्योगज अणु, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम का उपयोग जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में होता है डीएनए के पुनर्योगज अणु को बनाने में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम डीएनए के पैलिंड्रोम को काटने का कार्य करता है, जिससे इस खंडों का वाहक डीएनए जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है। ए है उत्पादक, बी ऑप्शन है अपघटनकर्ता, सी ऑप्शन है उपभोक्ता, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में जो मनुष्य है उपभोक्ता उसे खाता है। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए उपभोक्ता पारिस्थितिक तंत्र में पर्णहरित युक्त हरे पौधे हरे पौधे से भोजन का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें उत्पादकता कहा जाता है। अन्य सभी जंतु उपभोक्ता कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला की श्रेणी में मनुष्य द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। तो ए ऑप्शन है राइजोबियम यहाँ पे रहेगा, और फिर बी ऑप्शन है माइकोराइजा, सी ऑप्शन नैस्टॉक, और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। देखिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, राइजोबियम भी और माइक्रोराइजा भी। तो देखिए यहाँ पे कैसे, देखिए राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधों में पाए जाते हैं। ये सहजीविता के माध्यम से पौधे एवं स्वयं को दोनों को लाभ पहुंचाते हैं। माइक्रोराइजा बैक्टीरिया सहजीविता द्वारा प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि चीजों यहाँ पर जीवों के अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरे का कारण है। जो जीव हैं उनके अस्तित्व, यहाँ पे रहेगा हुआ, जहाँ पे चाह वहाँ पे हुआ रहेगा। तो जीवों के अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरे का कारण क्या है। तो देखिए ए ऑप्शन है मरुस्थलीय, बी ऑप्शन है विकिरण, और सी ऑप्शन है वनों का कटाव, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो जीवों के अस्तित्व को खतरे का सबसे बड़ा कारण है वो है वनों का कटाव। वनों का कटाव होगा इससे प्रदूषण फैलेगा, जिससे मनुष्य का जीवन खतरे में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए पृथ्वी के जन्म से लेकर अब तक पेड़ पौधे ही सभी जीवधारियों के अस्तित्व का आधार हैं। जो पेड़ पौधे हैं सभी जीवधारियों के अस्तित्व का आधार हैं। आदिकाल में मनुष्य भी जंगलों में ही निवास करता था। जंगलों से मनुष्य एवं अन्य जीवों को भोजन से लेकर औषधि की सुविधाएं मिल जाती हैं, यानी भोजन भी मिलता है और उससे दवाएं भी, जड़ी बूटियां भी बहुत मिलती हैं जंगलों से। पौधों के द्वारा जीवधारियों को ऑक्सीजन मिलता है। यदि वन का नाश हो गया तो वर्षा की कमी उत्पन्न होगी, और कमी से भूमि बंजर एवं मरुस्थल होंगे। पेड़ पौधे कई हानिकारक गैसों का अवशोषण भी करते हैं। तो इसलिए वनों का कटाव जो है जीवों के अस्तित्व का सबसे बड़ा खतरा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। कह रहा है कि घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल में स्थित है। तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रयागराज में, बी ऑप्शन है लखनऊ में, सी ऑप्शन है वाराणसी में, और डी ऑप्शन है लखीमपुर खीरी में। तो देखिए जो घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है यह है लखनऊ में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल लखनऊ में स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है।
कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 22 मई, बी ऑप्शन है 10 मई, सी ऑप्शन है 17 मई और डी ऑप्शन है 20 मई। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि एक लघुगणकीय पैमाने पर टैक्सा की एक विस्तृत विविधता के लिए प्रजातियों की समृद्धि और क्षेत्र के बीच एक संबंध है। तो देखिए ए ऑप्शन है आयताकार अतिपरवलय और बी ऑप्शन है सरल रेखा, सी ऑप्शन है सिग्मा वक्र और डी ऑप्शन है ज्या वक्र। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा सरल रेखा। तो देखिए कैसे सरल रेखा सही हो जाएगा। देखिए एक लघुगणकीय पैमाने पर टैक्सा की एक विस्तृत विविधता के लिए प्रजातियों की समृद्धि जो है इस समृद्धि और क्षेत्र के बीच संबंध एक सरल रेखा में होती है। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी का 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसी से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।